अरे बच्चों, आज का हमारा विषय है गति एवं दूरियों में मापन। इस अध्याय में हम गति और दूरियों के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले प्राचीन काल में लोग कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते थे, जरा इसको जान लेते हैं। प्राचीन काल में लोगों के पास यातायात के कोई साधन नहीं थे। वे पैदल चलते थे। अपना सामान या तो अपनी पीठ पर या पशुओं की पीठ पर लाद कर ले जाते थे। तो ज्यादातर आपने देखा होगा वो यात्रा जो है उनकी वो पैदल होती थी, और साथ ही वो अपने पशुओं की पीठ पर लाद कर ही सामान को ले जाते थे। उसके बाद प्राचीन काल में जल मार्गों के द्वारा परिवहन के लिए नावों का उपयोग किया जाता था। आरंभ में लकड़ी के लट्ठों जिनमें खोखली गुहिका बनाई जा सके नावें बनाई जाती थी उनसे। इसके पश्चात लोगों ने लकड़ी के विभिन्न टुकड़ों को आपस में जोड़कर नाव की आकृति बनाना सीख लिया था। ये नावें जल में रहने वाले जीवों की आकृति का सदृश थी। आप देखिएगा तो सबसे पहले क्या किया था, बड़े बड़े पेड़ ले लेते थे, उस पेड़ को अंदर से खोखला करके उसकी नाव बना लेते थे, फिर उसके द्वारा यात्रा करते थे। फिर बाद में फट्टों को आपस में जोड़ जोड़कर लोगों ने नाव बनाना सीख लिया। और पहिए के आविष्कार हुआ। तो पहिए के आविष्कार ने यातायात की प्रणाली में अत्यंत महत्वपूर्ण परिवर्तन किए। गत हजारों वर्षों में पहिए के डिजाइन में सुधार किए गए। पहियों पर चलने वाले वाहनों को खींचने के लिए पशुओं का उपयोग किया जाता था। तो यहाँ आप देखिए, पहिए का आविष्कार जब हुआ तो पहिए शुरू में इस तरह लकड़ी के लट्ठों के बीच में सुराख करके ही पहिए बनाए गए। फिर धीरे धीरे आप देखेंगे तो उनमें बदलाव होता गया, और आजकल आप गाड़ियों के पहिए बड़े आसानी से देख सकते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ही लोग एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवहन के लिए पशु शक्ति पर निर्भर थे, ऐसे जैसे बैलगाड़ी आदि को ले जाते थे। तो वाष्प इंजन के आविष्कार से एक नई शक्ति का समावेश हुआ। तो फिर भाप वाले इंजन बनाए गए, और वाष्प इंजन से संचालित सवारी गाड़ियां और मालगाड़ियां डिब्बों के लिए रेल की पटरियों का फिर निर्माण किया गया। तो इस तरह रेल यात्रा शुरू हो गई। उसके बाद स्वचालित वाहन आए, जैसे कि कारें, बस, जीप आदि बने। और फिर जल पर परिवहन के साधन के रूप में मोटर से चलने वाली नाव और बड़े बड़े जहाज बनाए गए। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ के वर्षों में वायुयान का विकास हुआ, और अंतरिक्ष यान 20वीं शताब्दी में कुछ योगदान है। तो विद्युत भी देखेंगे आप, तो विद्युत रेलगाड़ी बन गई थी, और सुपरसोनिक वायुयान आ गए थे। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अब विद्युत रेलगाड़ियां आ गई। जैसे आपने देख रहे हैं ना आप चित्र में कि रेलगाड़ी जो है विद्युत से चलने लगी, और एकल रेल आ गई थी। और फिर उसके बाद सुपरसोनिक वायुयान भी आए, और अंतरिक्ष यान भी बन गए। अब ये 20वीं शताब्दी का कुछ योगदान है। तो इस तरह हमने धीरे धीरे यातायात में तरक्की की। पहले पैदल चलते थे, फिर पशुओं पर लाद कर चलने लगे। पहिए के बाद गाड़ियां हमने बनाई, बैलगाड़ियां बनाई या घोड़ा गाड़ी बनाई। उसके बाद फिर हमने रेल के इंजन का आविष्कार किया, फिर ऑटो वाहन बनाए, मोटर वाहन व्हीकल बनाए। उसके बाद फिर हमने जहाज और आधुनिक बिजली से चलने वाली रेल और बहुत तरह की हमने आविष्कार और तरक्की की। तो इस तरह अब हम यातायात के बहुत सारे साधनों का उपयोग कर सकते हैं। किंतु जब हम अब हम देखते हैं किसी वस्तु का मापन कैसे करते हैं, मापते कैसे हैं। अब मान लीजिए कि हम एक स्टूल को मापना चाहते हैं। हम एक स्टूल को मापने के लिए गिल्ली डंडे का उपयोग भी कर सकते हैं, बच्चे जिससे खेलते हैं। अब मान लीजिए कि आपने गिल्ली डंडे से मापा, तो यह एक दो डंडे और एक गिल्ली के बराबर का आपका टेबल है। लेकिन यदि आपका एक गिल्ली डंडा खो जाए और भविष्य में आप दूसरा गिल्ली डंडे से मापने की कोशिश करें, तो क्या फिर भी ऐसे ही होगा? नहीं हो सकता। आपका डंडा अगली बार बड़ा हो तो आपको दो डंडे के बराबर ही टेबल हो सकता है, या हो सकता है कि दो टेबल और दो डंडे और दो गिल्ली के बराबर आपको मापने में आए। तो टेबल तो बड़ा नहीं हुआ ना, या तो आपका डंडा छोटा हो गया या वो बड़ा हो गया, या गिल्ली के साइज में बार बार अंतर होता रहता है। तो इस तरह हम गिल्ली डंडे का उपयोग या किसी डंडे का उपयोग तो वस्तुओं को मापने के लिए नहीं कर सकते। इसी तरह अगर हम बालिश से मापे, तो अगर हम मेज को बालिश से मापे, बलात से मापे, तो यहां भी अंतर होता है हमारे हाथ के आकार में। किसी का हाथ बड़े आकार का होगा तो किसी का छोटे का होगा। अब आप बच्चे हैं, अगर आप एक टेबल को मापते हैं और आपके टीचर जो कि बहुत बड़े हैं वो भी उसी टेबल को मापते हैं, तब देखेंगे आपके टीचर की कम बालिश की लंबाई होगी, आपके टीचर की जो 3 बालिश की टेबल है वो आपके 4 बालिश तक पहुंच जाएगी। तो
तो इस तरह का अंतर जो है, इसलिए हम बालिस्त का उपयोग भी मापने के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि ये सबके अलग अलग होते हैं। तो बालिस्त का उपयोग भी नहीं कर सकते। कदमों के द्वारा भी हम लंबाई को नहीं माप सकते। कदमों की जो लंबाई है वो छोटे लोगों की कम होती है, जबकि लंबे लोगों की अधिक होती है। अब ऐसी स्थिति में हम किसका उपयोग करें? हाँ, आप धागे का उपयोग कर सकते हैं। आप धागे का उपयोग कर सकते हैं। जब आप धागे का उपयोग करेंगे, धागे से मापिए, जहां से आप शुरू करते हैं धागे पर वहां गांठ लगाकर अंतिम सिरे तक गांठ लगा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे धागे की सहायता से मापा जा सकता है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं मापन क्या है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि को उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उसी प्रकार की कुछ ज्ञात राशि से तुलना करना। ज्ञात निश्चित राशि को मात्रक कहते हैं। तो मापन क्या है? किसी अज्ञात राशि को ज्ञात राशि से मापना। एक चीज हमें पता है कि भार कितना है, और दूसरी वस्तु वो है जिसका हमें नहीं पता। अब हमें इस बट्टे का भार पता है, ये बट्टा 1 किलोग्राम का है, जबकि ये गेहूं का तो हमें पता ही नहीं कितनी होगी। तो हम एक तरफ रखेंगे ज्ञात राशि और दूसरी तरफ रखेंगे अज्ञात राशि, और तराजू में इन्हें आसानी से तोल सकते हैं। तो एक ज्ञात राशि से एक अज्ञात राशि की तुलना करना मापन है। हम हमेशा जब भी तोलते हैं किस चीज का मापन करते हैं, तो एक अज्ञात राशि होती है, एक ज्ञात राशि होती है। आपके पास एक ड्रम भरा हुआ दूध का है, आपको नहीं पता उस ड्रम में कितना दूध है, तब उसके लिए क्या करेंगे? एक ज्ञात राशि लेंगे, लीटर लेंगे, लीटर में माप लेंगे आप। तो मात्रक क्या है? मात्रक वह ज्ञात निश्चित राशि जिससे अज्ञात राशि का मापन करते हैं, मात्रक कहलाता है। तो ये बट्टा क्या है? ये एक मात्रक है। आप जो लीटर मापने के लिए उपयोग करते हैं वो क्या है? मात्रक है। तो मात्रक क्या है? एक ज्ञात निश्चित राशि, एक पता। ज्ञात मतलब पता है जो हमें, तो वह ज्ञात निश्चित राशि वो जानी पहचानी राशि जिससे अज्ञात, जिसका हमें नहीं पता है, वह राशि का मापन किया जा सकता है। अब यहां गेहूं और बट्टा 2 रखे हैं, हमारे पास ज्ञात राशि क्या है? क्या हमें इसका भार पता है? गेहूं का भार तो नहीं पता, लेकिन बट्टे का भार तो पता है। तो इस बट्टा हमारे लिए क्या है? ये हमारे लिए मात्रक है, क्योंकि ये एक ज्ञात राशि है, और इसका तो नहीं पता, तो ये हमारे लिए क्या है? एक अज्ञात राशि है। तो पुराने समय में लोग पैर की लंबाई या अंगुली की चौड़ाई, एक कदम की दूरी आदि का उपयोग मापन मात्रक के रूप में करते थे। तो लंबाई मापने के लिए लोग पुराने समय में पैर की लंबाई या उंगलियों की चौड़ाई या कदमों की दूरी या बालिस्त, इस तरह की चीजों का उपयोग करते थे मापन के लिए। पग अथवा कदम की लंबाई का उपयोग, पग या कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं कर सकते? कि हम जैसा पुराने समय में लोग करते थे वैसा अब हम क्यों नहीं कर सकते? पग अथवा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि अलग अलग व्यक्तियों के पग या कदम की लंबाई अलग अलग होती है। इसी प्रकार माप अलग अलग लोगों के लिए समान नहीं होगा। तो अगर आप दर्जी को कहते हैं, दर्जी आपसे कहे कि मेरे लिए 5 बालिस्त कपड़ा ले आओ, तो अगर आप अपनी बालिस्त से, हाथ की बालिस्त से मापेंगे, आपके तो हाथ छोटे हैं और दर्जी तो बड़ा आदमी है तो उसके हाथ बड़े हैं, तो आप वो उसके 5 बालिस्त, आपके 6 बालिस्त हो सकते हैं। अगर आप 5 बालिस्त कपड़ा ले आए और उससे आपकी वो शर्ट सिल देगा तो आपकी शर्ट तो बहुत छोटी हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से दर्जी बालिस्त से तो काम नहीं चला सकता। तो आपने देखा होगा दर्जी मापने के लिए क्या उपयोग करता है? एक फीते का इस्तेमाल करता है। वो फीता किसका बना होता है? मीटर का बना होता है। हम उसके बारे में पढ़ेंगे आगे। तो हड़प्पा सभ्यता के लोगों के समय एक खास बात हम ध्यान देते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अवश्य ही लंबाई के लिए कुछ अच्छे मानक मापन का उपयोग किया होगा, क्योंकि यह खनन के से प्राप्त परिशुद्ध ज्यामितीय रचनाओं को देखने में से प्रमाणित होता है। तो उनकी जो रचनाएं हैं वो ज्यामितीय रूप से बहुत परिशुद्ध हैं। इसका मतलब ये भी है कि उनके पास मापन के लिए कुछ अच्छे मात्रक रहे होंगे। तो खैर उनके बारे में अभी हम विस्तार से नहीं जानते हैं। तो मीटर आजकल उपयोग जो दर्जी करता है आपके कपड़े मापने के लिए, लंबाई मापने के लिए, उसका उपयोग सबसे पहले शुरू किया था फ्रांसीसियों ने। वर्ष 1790 में फ्रांसीसियों ने मापन की एक मानक प्रणाली की रचना की जिसे मीटरी पद्धति कहते हैं। एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। तो आप
यहाँ समझ सकते हैं। तो मीट्री पद्धति कब और किसने खोजी है, ऐसा कोई पूछता है तो आप बता सकते हैं कि मीट्री पद्धति की रचना जो है वो फ्रांसीसियो ने 1790 में की थी। और अब पूरे विश्व में, अब अलग अलग देशों में जब हम जाते थे ना, तो अलग अलग देशों में मापन के लिए अलग अलग तरीके होते थे। अगर ऐसा फिर इस तरह से सब देश में हम एक सामान देश से दूसरे सामान, अब आजकल हम क्या करते हैं कि एक सामान को एक देश से दूसरे देश भेजते हैं। अगर हम कपड़ा भेज रहे हैं तो उसकी लंबाई कैसे मापेंगे, एक देश में और दूसरे देश में अलग अलग हो जाएगी। तो एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग होता है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक कहते हैं। तो एसआई मात्रक क्या है, इसे आप यहां से नोट कर सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या एसआई मात्रक क्या है, एक समानता के लिए समस्त संसार के वैज्ञानिकों ने मापन के मानक मात्रकों के एक सेट को स्वीकार कर लिया है। आजकल जिस मात्रक प्रणाली का उपयोग हो रहा है उसे अंतरराष्ट्रीय मात्रक प्रणाली कहते हैं, एसआई मात्रक भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं बहुत सी चीजों के एसआई मात्रक। लंबाई मापने के लिए अब मीटर का उपयोग किया जाता है पूरे विश्व में, जिसे एम द्वारा दर्शाया जाता है। इस तरह द्रव्यमान मापने के लिए किलोग्राम का उपयोग किया जाता है, जिसे केजी द्वारा लिखा जाता है। समय मापने के लिए सेकंड का उपयोग अब पूरे विश्व में होता है। तापमान मापने के लिए अब मानक मात्रक जो है वो केल्विन है। विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर, ज्योति तीव्रता मापने के लिए कैंडेला, और पदार्थ की परिमाण को मापने के लिए मोल का उपयोग होता है। हालांकि आपके अभी लेसन में लंबाई, द्रव्यमान और समय का ही विशेष उपयोग अभी आप पढ़ेंगे। तो अगर हम लंबाई की बात कर रहे हैं हम यहाँ से, तो लंबाई में हम कुछ बड़े मात्रकों का और छोटे मात्रकों का उपयोग भी करते हैं। केवल मीटर में ही हम इस चीज को नहीं माप सकते। अगर आप अपनी किताब को मापें तो आपकी किताब 1 मीटर से छोटी है, तो उसे कैसे मापेंगे? या अगर हम एक गांव से दूसरे गांव की लंबाई देख रहे हैं तो उसे मीटर में मापना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो बहुत बड़ी है। तो इसके लिए बड़े मात्रक बनाए गए। 1 किलोमीटर, अब यहां आप ध्यान रखिएगा, किलो का अर्थ 1000 होता है, किलो का अर्थ ही 1000 होता है। तो 1 किलोमीटर यानी कि 1000 मीटर। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर के। 1 मीटर जो है वो बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के। और इसी तरह से 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 10 मिलीमीटर के, यानी कि 10 मिलीमीटर मिलकर 1 सेंटीमीटर बनता है। फिर जब 100 सेंटीमीटर मिल जाए तो 1 मीटर बनता है, और 1000 मीटर हो जाने पर 1 किलोमीटर बन जाता है। अगर आप स्केल को ध्यान से देखिए, ये स्केल आपके जरूर ज्योमेट्री बॉक्स में होगा, इससे आपको मापन सीखना होगा। तो सीखने के लिए सबसे पहले आप यहाँ ध्यान दें कि यह 0 से शुरू होता है और यह 15 या 30 या अधिक कितना भी हो सकता है। मीटर स्केल आपका छोटा बड़ा हो सकता है, लेकिन हम यहाँ 0 से मापना शुरू करते हैं। ये जो आप बीच की छोटी छोटी लाइनें देख रहे हैं, ये सभी 1 मिलीमीटर की हैं। तो 0 से शुरू करके 1 2 3 करते हुए 10 मिलीमीटर पूरे होने पर 1 सेंटीमीटर हो जाता है, 20 मिलीमीटर पूरे होने पर 2 सेंटीमीटर हो जाता है। इस तरह से लंबाई को हम मापते जाते हैं। तो आइए स्केल से मापन करते हुए क्या सावधानियां आपने बरतनी है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले तो लंबाई मापते समय निम्न सावधानियां बरतने की आवश्यकता होती है। पैमाने को वस्तु के संपर्क में इसकी लंबाई के अनुदिश रखिए। बिल्कुल पैमाने को वस्तु से सटाकर रखना है, उसे दूर रखकर नहीं मापना है। इससे आपके मापने में जो आपकी मात्रा आप मापेंगे उसमें गड़बड़ हो सकती है, परिमाण आपको गलत मिल सकती है लंबाई। तो कुछ पैमानों के सिरे टूटे हो सकते हैं, जैसे कि अब इसका देखिए, नीचे वाले का सिरा टूटा हुआ है। अब इसमें कैसे मापेंगे? तो आप इस पैमाने के शून्यांक स्पष्ट नहीं देख सकेंगे। आप पैमाने का अन्य कोई पूर्णांक जैसे कि 1 या अन्य से काम ला सकते हैं। अब यहाँ हम देखें तो 1 तो है, यहाँ 0 टूटा हुआ है, तो हम यहाँ 1 से मापना शुरू कर सकते हैं। और फिर मान लीजिए कि मैंने लंबाई मापी और उस लंबाई 14 आ गई, तो मैं उसमें से 1 घटा दूंगा, यानी कि वो 13 मान लेंगे हम उसको। तो जैसे पूर्णांक 1 है तो दूसरे सिरे के पाठ्यांक से इस पाठ्यांक के पूर्णांक के पाठ्यांक को घटाना चाहिए। ये दूसरी सावधानी होगी। अगर टूटा हुआ तो हम इस तरह माप सकते हैं। यदि तीसरे की बात करें तो माप लेने के लिए आंख की सही स्थिति भी महत्वपूर्ण है। बिल्कुल स्केल के सामने जाकर आपको मापना है। आपकी आंख जिस बिंदु के माप ली जानी है उसके ठीक सामने होनी चाहिए। अगर आप साइड से देख रहे हैं खड़े होकर तो आपको मापन अलग अलग दिखाई दे सकता है। तो ये 3 सावधानियां आपको बरतनी है
तब जबकि आप स्केल से मापन कर रहे हैं। अब एक वक्र रेखा की लंबाई कैसे मापेंगे? एक लंबाई, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी, तो एक लाइन जो टेढ़ी मेढ़ी है उसकी लंबाई हम कैसे मापेंगे? हम किसी वक्र रेखा की लंबाई सीधे ही मीटर पैमाने का उपयोग करके नहीं माप सकते। अब हम यहाँ मीटर, जो स्टील का हमारा मीटर स्केल आता है, कपड़े वाले को देखा होगा आपने कि बड़ा सा मीटर पैमाना रखता है, ये हमारा स्केल जो है, हमारा स्केल मुड़ तो नहीं सकता है जो ज्योमेट्री बॉक्स में रहता है, तो उससे हम नहीं माप सकते हैं। मीटर पैमाने का उपयोग करने के नहीं माप सकते, तो फिर हम कैसे मापेंगे? वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए हम धागे का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं, आइए जरा उसके बारे में विस्तार से समझते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए किसी धागे का उपयोग कीजिए। धागे के एक सिरे पर गांठ बांधिए। इस गांठ को बिंदु ए पर रखिए। तो यहां गांठ बांधकर यहां ए पर रख लीजिए। अब इस बिंदु को अपने हाथ से, अब धागे को अपनी अंगुली या अंगूठे द्वारा तना हुआ रखकर इसके छोटे भाग को रेखा के अनुदिश रखिए। इस बिंदु पर अपने एक हाथ से धागे को थामिए और अपने दूसरे हाथ से धागे के और थोड़े भाग को वक्र रेखा के अनुदिश फैलाइए। इस प्रक्रिया को दोहराते हुए वक्र रेखा के बिंदु बी तक पहुंचिए। तो आप इसी तरह बिल्कुल मापते हुए रेखा को धागे की सहायता से जब आप बी पर पहुंच जाएंगे, तो जहां बी पर पहुंचे हैं वहां पर भी एक चिन्ह निशान एक लगा दीजिए। धागे पर जो भाग बिंदु बी पर है वहां एक चिन्ह अंकित कर दीजिए। अब इस धागे को सीधा करके मीटर पैमाने के अनुदिश फैला लीजिए। धागे के आरंभ में बंधी गांठ और इस पर बने अंतिम चिन्ह की लंबाई मापिए। यह माप वक्र रेखा की लंबाई है। तो इस तरह से आप इस वक्र रेखा की लंबाई को आसानी से माप सकते हैं। हम जानते हैं गति के बारे में। गति, वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाती है। जब कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर रही है, परिवर्तन कर रही है, अपनी स्थिति को बदल रही है, तो हम उसे कहते हैं कि वस्तु गति कर रही है। यदि कोई वस्तु अन्य वस्तु की तुलना में स्थान परिवर्तन करती है, तो वस्तु की इस अवस्था को गति कहा जाता है। गति के कई प्रकार हैं। इस लेसन में अभी हम सरल रेखीय गति, वर्तुल गति, दोलन गति और आवर्ती गति के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहली बात है सरल रेखीय गति। ये सबसे सरल प्रकार की गति है। यदि कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करती है, एक बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। जैसे कि सीधी सड़क पर चलती हुई कार की गति या सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति। आप चित्र में देख रहे हैं, सिपाही मार्च पास्ट करते हुए आपने देखे होंगे, ये बिल्कुल सीधे चलते हैं। तो जब कोई वस्तु सदैव एक सरल सीधी रेखा में गति करती है, तो उसकी गति सरल रेखीय गति कहलाती है। तो अगली गति के बारे में हम जानते हैं। ये सरल रेखीय गति है जब सीधी रेखा पर चल रही है तो। और अगली गति है वर्तुल गति। जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती है, गोल गोल चक्कर लगाती रहती है, तो इस गति को वर्तुल गति कहलाती है। जैसे कि छत के पंखे की गति, चक्की के पाटों की गति, लट्टू की गति आदि घूर्णन गति के उदाहरण। तो वर्तुल गति या घूर्णन गति क्या है? जब कोई वस्तु अपने ही अक्ष के चारों ओर घूम रही है, वृत्ताकार पथ में घूम रही है। आप पंखे के पंख को देख सकते हैं। इस तरह एक बच्चा जब हाथ पर पत्थर बांधकर, धागे पर पत्थर बांधकर उसे गोल गोल घुमाता है, तो यह गति भी वर्तुल गति ही है। तो वर्तुल गति क्या है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग में घूमती है तो उसकी गति को वर्तुल गति कहते हैं। तो दोलन गति क्या है? दोलन का मतलब है अपनी मध्य स्थिति से इधर उधर दाएं बाएं ऊपर नीचे घूमना। तो जब कोई वस्तु अपने मध्य स्थिति मतलब बीच की स्थिति, बिल्कुल बीचों बीच जो स्थिति है, शांत स्थिति, अपनी मध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है, आगे पीछे आती जाती रहती है, तो इस प्रकार की गति को दोलन गति कहते हैं। जैसे झूले में झूलते हुए बच्चे की गति। अब झूले में झूलता हुआ बच्चा कभी आगे जाता तो कभी पीछे आता है। इस तरह की गति को हम क्या कहते हैं? इस गति को हम कहेंगे दोलन गति। इसी प्रकार से घड़ी के पेंडुलम की आप गति देखिए, वो एक तरफ इधर आएगा, एक दूसरी तरफ उधर आएगा। तो दीवार घड़ी के पेंडुलम की गति या फिर झूले झूलते हुए बच्चों की गति कौन सी गति है? दोलन गति है। ये अपनी मध्य स्थिति के दाएं बाएं घूमते रहते हैं। अगली हमारी जो गति है वो है आवर्ती गति। जब कोई पिंड
नियत समय अंतराल के पश्चात अपनी गति को दोहराता है तो उसमें होने वाली गति को आवर्ती गति कहते हैं। जैसे कि सरल लोलक की गति, अगर हम एक धातु की गेंद को धागे से बांधकर उसे एक सिरे में ले जाकर छोड़ दें तो वो इस तरह की गति करती रहेगी। अब इस गति को हम क्या कहते हैं? आवर्ती गति। जब कोई पिंड नियत समय अंतराल पश्चात अपनी गति को दोहराता है तो उसमें होने वाली गति को आवर्ती गति कहते हैं। तो ये हमने पढ़ा गतियों के कुछ उदाहरण। अगली वीडियो में अगले लेसन के साथ, तब तक आप इसका अच्छे से अभ्यास कर लें। धन्यवाद।